So, randomized block design. As I told you, what is randomization? Already we have discussed. So, randomized block design क्या है? Principle of local control along with other two principles of experimental design. Subjects are first divided into groups. Each group, the subject are relatively homogeneous. The number of the equal in each group extraneous variable is fixed. अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कि रैंडमाइज मैंने बताया था आपको, क्या रैंडमाइजेशन क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन क्या होता है, ये मैंने बताया। तो ये जो प्रोसेस है जिसको ये बोल रहे हैं क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल विद अदर टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो यहां पे जब हम बात करते हैं, हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन का मतलब अभी तक आप समझ रहे हैं, और अगर जिसने नहीं किया है क्लास वो वीडियो देख ले। सो पॉपुलेशन हमारे पास एक है। इस पॉपुलेशन से हमने क्या लिया, एक सैंपल लिया, ठीक, यूजिंग एनी सैंपलिंग मेथड, लेट्स से रैंडम सैंपलिंग मेथड हमने यूज किया। सैंपल ले लिया, इस सैंपल में सपोज 1000 लोग थे, राइट। तो हमने क्या, तो फर्स्ट क्या है, लोकल कंट्रोल अलॉन्ग विद टू अदर प्रिंसिपल डिजाइन, सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। सो दिस सैंपल यानी 1000 पीपल, वी हैव टू डिवाइड देम इन ग्रुप्स, बिकॉज हमें ग्रुप्स बनाने हैं, हमें 2 ग्रुप्स लेने हैं, और एक ग्रुप को एग्जाम्पल के तौर पे एक को सीबीटी देना है, एक को नहीं देना है, सर मान लिया 2 ग्रुप लेने। तो अब इन 1000 लोगों को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 1 एंड ग्रुप 2। कैसे किया, रैंडमाइजेशन के थ्रू, यानी रैंडमली हमने, ये सारे एक जैसे लोग हैं, 1000 लोग, इनको रैंडमली किसी को इसमें, किसी को, रैंडमाइजेशन के अपने अपने टेक्निक्स हैं कैसे करते हैं, तो उसके थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, 500 इधर असाइन कर दिए, 500 इसे असाइन कर दिए, अनबायस्ड रैंडमाइज्ड तरीके से। तो ईच ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट आर रिलेटिवली होमोजेनियस, और ये एक जैसे ही हैं क्योंकि हमने सैंपल एक जैसी पॉपुलेशन से लिया, वो सैंपल इस पॉपुलेशन को फॉलो करेगा। हमने मान लिया कि ये सारे के सारे एक जैसे लोग हैं, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हैं, है ना, बेस्ड ऑन एज, सेक्स और एनी अदर geographical situations, whatever it is. The number of the equal in each groups, equally हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। extraneous variable is fixed। अब extraneous variables क्या हो सकता है, अगर हमने एक ही पॉपुलेशन से रैंडम तरीके से, यानी रैंडम सिलेक्शन के थ्रू एक सैंपल लिया है, फिर उसको रैंडमली हमने 2 अलग अलग ग्रुप में असाइन कर दिया है, तो अदर फैक्टर्स जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं वो दोनों में बैलेंस्ड हो गए। भाई अगर कोई इधर इफेक्ट कर रहा है, मान लिया बिल्कुल वैसे ही कि ये G1 G2 2 ग्रुप्स हैं, है ना, और इन ग्रुप, ये दोनों ग्रुप्स मान लिया हमने लिए राजस्थान से, किसी एक जगह से। तो अब क्या हुआ, किसी एक जगह राजस्थान से लिए तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी है, वहाँ की एजुकेशनल कंडीशन एक जैसी है, वहाँ का रहन सहन एक जैसा है, सारी चीजें हैं, तो इन दोनों ग्रुप के लिए वो बराबर होंगी। और ये सारी चीजें, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा है, और यही सारी चीजें एक्सटेन्युअस वेरिएबल का काम करती हैं। कि भाई आपने एक रूरल एरिया से ले लिया कुछ लोगों को, कुछ को अर्बन से ले लिया, तो दोनों का एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना। जिसको हम बोल रहे हैं कि जो रूरल एरिया में जो गरीब है, और एक हम बोल रहे हैं जो अर्बन एरिया में गरीब है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो या कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स पे,
तो कहने का मतलब है रैंडमली असाइन कर दिया तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो भी डिवाइड हो गए ना बराबर बराबर, दोनों एक जैसे लोग हैं, दोनों को एक जैसे से अफेक्ट करेंगे। तो मान लिया कि इसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ना इसका इनका भी एक है, मिडिल क्लास है, ये भी मिडिल क्लास के लोग हैं, तो दोनों के लिए एक ही चीज तो काम कर रही है, तो ये नलीफाई हो जाएंगे इनके इफेक्ट। तो जो हम सीबीटी इनको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसका एग्जैक्ट रिजल्ट, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियरली हमें दिखाई देगा या हमें समझ में आएगा। तो इसको क्या होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल फिक्स हो जाता है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन से। आपको समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ, अगर नहीं आया है मैं फिर से बताऊंगा। सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिएगा सर, ये समझ नहीं, एक बार इसको रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं एक और कंक्रीट एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको, ठीक है। हाँ तो अब क्या है, ऐसे लेते हैं, चलो IQ अचीवमेंट वाला ही अपना कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं IQ, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एकेडमिक अचीवमेंट है ना। एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, पुनीत अपना माइक बंद कर लेना। सॉरी सर। एकेडमिक अचीवमेंट, हम ये देखना चाहते हैं IQ का एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसके लिए हमने राजस्थान के सपोज एक पर्टिकुलर जिले से, यानी कि हमने ले लिया कि जयपुर से, स्टेट से हमने ले लिया, जयपुर से के लोगों को हमने पे ये स्टडी करनी है कि बच्चों पे, तो हमने जयपुर के सारे स्कूल से डेटा ले लिया। अब स्कूल्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट, मान लिया पब्लिक स्कूल से ले लिया, तो पब्लिक जयपुर के पब्लिक स्कूल्स में सपोज 5 लाख लोग बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो इन 5 लाख बच्चों में से, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पॉपुलेशन हो गई, ठीक। अब पब्लिक स्कूल में या प्राइवेट स्कूल के, हमने अब प्राइवेट स्कूल के बच्चे ले लिए तो डेफिनेटली वो मिडिल क्लास और या उससे ऊपर के होंगे, या गवर्नमेंट स्कूल से लिए तो मिडिल क्लास और उससे नीचे वाले होंगे, है ना। तो हमने ले लिया ग्रुप ले लिया सपोज गवर्नमेंट स्कूल से, जयपुर के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे हमने बच्चे ले लिए, ठीक। अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ले लिए तो क्या मतलब हो गया कि एक सर्टेन क्लास के बच्चे आपके पास आएंगे। अब इन 5 लाख की पॉपुलेशन से आपने सैंपलिंग के थ्रू, कौन सी, रैंडम सैंपलिंग के थ्रू 5000 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया, सैंपल। आ रही है बात इतनी समझ में। अब 5000 का सैंपल है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास इस जो बच्चे हैं, है ना, अब 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं या एक ही मान लिया, तो उसमें हमने मान लिया 5000 ले लिया, और IQ एंड एकेडमिक अचीवमेंट में हमें रिलेशनशिप देखना है। तो कैसे हम देखें, तो इसमें से हमने इसको IQ एकेडमिक को हटा दें, एक बेहतर और तरीका, तो ये हमने पॉपुलेशन ले ली और हमें देखना है, हमारे पास टीचिंग के 2 मेथड्स हैं, एक T1 एंड T2, 2 मेथड्स हैं, और हमें ये देखना है जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उन पे इन दोनों मेथड्स में कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, कि अगर एक मेथड से पढ़ाएं तो या दूसरे मेथड से पढ़ाएं या उनको, तो डेफिनेटली 2 ग्रुप्स को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके 2 ग्रुप्स बना लिए रैंडमाइजेशन प्रोसेस पे, जैसे रैंडम सैंपल लिया, रैंडमली हमने असाइन कर दिया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को, 2500 बच्चे इधर, 2500 2500 इधर, ठीक। अब these 2500 in each group, right, will receive teaching, one will receive T1 and one will receive T2, यानी T1 तरीका टीचिंग का मेथड और T2 दोनों को हमने कर दिया। अब इसके रिजल्ट्स जो आएंगे
उनको हम कंपेयर कर लेंगे, यानी रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 जो आएगा वो हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक, अब इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ रैंडमाइजेशन में, क्या बोला हमने, सब्जेक्ट फर्स्ट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिए यहां से। अब क्या हुआ, ये दोनों एक ही जगह से तो आए हैं, इनका भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा है, इनका भी एक जैसा है, जीवन का भी, G2 ग्रुप का भी। तो टीचिंग का मेथड जो हम कर रहे हैं, तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए। कैसे हो गए, इसको एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जैसे जीवन को मान लिया कि एक जो G1 ग्रुप है ये पब्लिक स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल का हो गया, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका बढ़ा हुआ होता है, जिनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, जिनके पास इंटरनेट भी है, जिनके घर पे ट्यूशन भी लगा हुआ है, सारा कुछ है। तो अब T1 मेथड इनको दिया, और दूसरे पब्लिक स्कूल वाले जो बच्चे थे गवर्नमेंट वाले उनको T2 दिया। तो अब क्या हुआ भाई, प्राइवेट स्कूल वालों के पास वैसे भी फैसिलिटीज हैं, उनको टीचर हो सकता है अच्छे मिल रहे हैं, उनकी क्लासेस प्रॉपर हो, उनको ट्यूशन भी मिल रहा है, उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं। तो अब T1 से पढ़ाओ या T2 से पढ़ाओ, इनका परफॉर्मेंस पे उसका असर भी तो बढ़ेगा, तो ज्यादा बेहतर ये परफॉर्म कर गए। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जो है T1 इफेक्टिव है कि नहीं है। अब क्या एक्सटेर्नल वेरिएबल क्या हो गया, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनके पास पैसे हैं वो ट्यूशन पढ़ सकते हैं, उनके पास इंटरनेट है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, है ना, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनका इनपुट भी रहता है, तो सारी चीजें भी, तो ये एक्सटेर्नल वेरिएबल हो गए जो T1 T2 को सही तरीके से मेजर करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या, अगर हम अलग अलग ग्रुप ले रहे हैं, तो अगर सेम उससे ले रहे हैं, तो अब क्या हो गया, ये भी अगर हमारा गवर्नमेंट स्कूल है यानी पब्लिक स्कूल है, तो क्या होगा, दोनों में एक जैसे लोग हैं, दोनों को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिल रही, यानी हमने जो एक्सट्रेनुअस वेरिएबल था उसको कंट्रोल कर लिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन। लेकिन इसमें एक चीज आती है, जैसे मान लीजिए अगर हमने ग्रुप ऐसे एग्जांपल के लिए लिए, दो अलग अलग स्कूल सिस्टम से, तो दोनों स्कूल सिस्टम जब अलग अलग हैं तो वहां पर एक्सटर्नल वेरिएबल भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना, वो सिमिलर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट अलग अलग होंगे। हाँ, तो इसीलिए हम उनको एक ही तरह के ग्रुप से लेंगे कि भाई आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ले रहे हैं, है ना, और एक जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे सपोज जयपुर से ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यूजुअली जयपुर के जो बच्चे हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, तो मोस्टली उनके पेरेंट्स एक जैसे हैं, मतलब वो कोई बहुत ही ज्यादा मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे हाई नहीं है ना, वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, कि उनके यहाँ डे टू डे स्ट्रगल है, लेके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, या उनको दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कोचिंग। तो ये सारी चीजें कॉमन हो गई ना। तो आप दो एक ही पॉपुलेशन से जब आए हैं दो ग्रुप, चाहे वो G1 है G2 है, जो भी नाम देना चाहे, तो क्या हो गया, दोनों एक जैसे हैं, तो कोई एक्सटर्नल चीज इफेक्ट नहीं कर रही है, इसको ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई, नलीफाई हो गई। इनकी कंडीशन भी ऐसी, इनकी कंडीशन भी ऐसी। लेकिन अगर हमने एक को प्राइवेट से ले लिया, एक को पब्लिक से ले लिया, पब्लिक स्कूल से ले लिया, तो अब कंपेयर करेंगे तो इनके पास, प्राइवेट वालों के पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो है ना, बहुत सारे और फैक्टर हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि भाई एक के घर में सारा कुछ खाने पीने का है, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सारे के सारे एक जैसे ग्रुप लेने से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें T1 T2 का इफेक्ट पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में देखना है, तो हमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे लेने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है पुनीत? अगर नहीं आ रही तो फिर से पूछो, क्या नहीं समझ में आया, क्या इफेक्ट? ठीक है सर, ठीक है समझ आ रहा। तो कहने का मतलब, उनको रैंडमाइज करने से वो चीजें नलीफाई हो जाती है, उनका इफेक्ट हमारी इस रिजल्ट पे नहीं रहता, क्योंकि वो आपस में न्यूट्रलाइज हो गई। तनिका, अनिल, एनी क्वेश्चन? सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि एक ग्रुप में एक टाइप के लोग होंगे, ताकि ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स ना हो। बिल्कुल, क्योंकि भाई मतलब यू कैन कंपेयर ओनली टू कंपेरेबल्स, यू कैन नॉट कंपेयर टू अनकंपेरेबल। कि आप एक बच्चा जो है, एक बच्चा जो आ रहा है, जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहा है ना,
हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ रहा है ना, और तो अब और एक आ रहा है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, तो इसकी फैसिलिटी इसकी फैसिलिटीज में डिफरेंस होगा ना। अब उनको आप सेम मैथ का पेपर दे रहे हो, अब इस बच्चे ने जो पब्लिक स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ा, इंग्लिश मीडियम से, इसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, आपने दोनों को हिंदी या दोनों को इंग्लिश वो दे दिया पेपर, तो क्या दोनों एक जैसा परफॉर्म करेंगे? इवन इफ दे नो, अगर उनको आता भी है तो नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर हमें कंपेयर करना है तो कंपेरेबल होने चाहिए, एक जैसे ग्रुप होने चाहिए, उन्हीं को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, अनटिल अनलेस हमारा गोल कुछ और ना हो। अगर हमारा गोल ये हो जाए कि दो मेथड है T1 एंड T2, और हम इनको हाई जो पब्लिक स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ये कैसे काम करते हैं, कितने इफेक्टिव होते हैं, ये देखना है, तो हम पब्लिक वाले भी लेंगे, प्राइवेट वाले भी लेंगे। इनको हम एक को T1 दिया, T2 दिया, इसको भी T1 दिया, T2 दिया, और फिर दोनों को कंपेयर कर लिया कि T1 पब्लिक स्कूल में ज्यादा बेहतर काम कर रहा है या प्राइवेट स्कूल में कर रहा है। तब तो एक अलग है कि हमारा गोल ही चेंज हो गया हमें, क्योंकि हमारा गोल हो गया कि हमें कंपेयर ही करना है पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के टीचिंग मेथड का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर है तनिका? यस सर। अनिल जी, एनी क्वेश्चन? ओके, तो अब ब्लॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके हम ब्लॉक्स बना लेते हैं। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी हाई बीपी की मेडिसिन कौन कौन सी हैं? A, B एंड C, 3 मेडिसिन हैं। तो हम अब इसको ब्लॉक बना लिए हमने, क्योंकि हमें टेस्ट करना है इसका इफेक्टिवनेस या जो भी। तो पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन A, B, C, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। DM पेशेंट विद हाइपरटेंशन, है ना, DM मतलब जो कुछ और जिनके साथ प्रॉब्लम है, यानी कि डर्मेटाइटिस या जो भी होगा, मतलब डायबिटीज में लाइक, सॉरी, DM का मतलब हो गया डायबिटीज के पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन भी है, उनको B2, B3 और C3 ग्रुप हमने, इनका ये ब्लॉक हो गया। रीनल पेशेंट्स जिनको रीनल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो पेशेंट विद हाइपरटेंशन, ये इनका ग्रुप हो गया, ये ब्लॉक्स हो गए। तो अब ये 3 तरह के, इन तीनों में ये मेडिसिन कैसे काम करती हैं ये हमें देखना है, तो ये हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं चीजों को, कि अब हमें पता लग जाएगा कि ये मेडिसिन वो पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन ही है केवल, उन पे कैसे इफेक्ट डालती है। ये पेशेंट्स, ये मेडिसिन यानी मेडिसिन A या B जो भी है, वो आपका जिनको डायबिटीज है उन विद हाइपरटेंशन, उन पे क्या इफेक्ट डालती है। वो पेशेंट जिनको क्या कहते हैं किडनी का प्रॉब्लम है और हाइपरटेंशन भी है, उन पे ये मेडिसिन कैसे काम करती है। इन तीनों चीजों को हम लोग कंपेयर कर देते हैं। अब आता है हमारा क्रॉस ओवर डिजाइन, रिपीट मेजर डिजाइन। अब देखो क्या है क्रॉस ओवर एंड रिपीट मेजर डिजाइन, ठीक। क्या हुआ? सब्जेक्ट एक्सपोज्ड मोर देन वन ट्रीटमेंट, सब्जेक्ट रैंडमली असाइन टू डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, कि किसको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर अमंग द ग्रुप, अगेन एक जैसा ग्रुप है, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि एक जैसा ग्रुप है। सब्जेक्ट रैंडमली असाइन टू डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट, कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट किसको मिलेगा, रैंडमली डिसाइड होता है। और एक से ज्यादा ट्रीटमेंट हम लोग पे एक्सपोज होते हैं, यानी अगर हमारा ग्रुप A है तो पहले इसको हमने मेडिसिन A दी, फिर हमने ग्रुप O को मेडिसिन B दे दी, ये भी हम करते हैं, ठीक है। तो दोनों में उसके ऊपर कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, वी ट्राई टू फाइंड आउट। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर डिजाइन, क्योंकि आप एक ही मेडिसिन को दूसरे, जैसे ये हो गया A एंड B 2 मेडिसिन हैं, तो जीवन को ये भी दे रहे हैं और इसको आप दे रहे हैं, और रैंडमली डिसाइड होता है। तो इसको हम क्रॉस ओवर रिपीट मेजर्स डिजाइन बोलते हैं, क्योंकि हम बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, असेस करते हैं कि इसके इफेक्ट को। पहले मेडिसिन A दी तब इफेक्ट किया, B दी, फिर हमने उसको चेक किया, दैट काइंड ऑफ थिंग,
देन आपका आता है लैटिन स्क्वायर डिजाइन, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना. An experiment has to be made through which the effect of 5 different varieties of fertilizer on yield of the certain crop. अब देखो एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो रिसर्च जो है, रिसर्च मेथड सिमिलर रहते हैं. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हाँ, जैसे हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी, तो यहाँ पे आपका प्योर एक्सपेरिमेंट वाले मेथड्स यूजुअली नहीं यूज होते हैं. क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी, इस तरह के मेथड्स हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट क्या बता रही है? एक्सपेरिमेंट हैज टू बी मेड थ्रू व्हिच द इफेक्ट ऑफ 5 डिफरेंट फर्टिलाइजर, 5 फर्टिलाइजर्स हैं, हाँ, ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ सर्टेन क्रॉप. सपोज देयर इज ए व्हीट क्रॉप, और क्या कहते हैं, कोई और भी क्रॉप हो सकती है. तो व्हीट क्रॉप पे 5 तरीके के फर्टिलाइजर्स हैं, उनको दिया गया एक एक करके, और हम देखना चाहते हैं कि किसका इफेक्ट ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा फसल पैदा होती है, कितने ज्यादा अनाज पैदा होता है. तो आउटपुट अकर डिपेंड ऑन सॉइल, नॉट ओनली ऑन द फर्टिलाइजर. अब देखो एक्सटेंडर्स वेरिएबल आ गया ना, कि भाई आपकी जमीन की कंडीशन पर भी डिसाइड करता है कि आपकी फसल कितनी होगी. अब आपकी जमीन जो है, जो लैंड है, दैट वो बंजर जमीन है, उस पर लगाओगे, जितनी भी कोशिश कर लो कमी पैदा होगा. और आप बहुत ही उपजाऊ जगह पे लगा रहे हैं, तो जिसको हम बोलते हैं जो फर्टाइल लैंड है, इफ यू आर ग्रोइंग सम क्रॉप ऑन दैट लैंड, तो डेफिनेटली आप फर्टिलाइजर कम भी डालो, लेकिन ज्यादा बेहतर फसल होगी, क्रॉप, है ना. तो दो इन पे भी डिपेंड करता है. तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन इज यूज्ड व्हेन देयर आर 2 मेजर एक्सट्रेनियस फैक्टर सच एज वेरिंग सोइल फर्टिलिटी एंड वेरिंग सीड्स. अब सीड्स पे भी तो डिपेंड करेगा, आता है ना, हाइब्रिड सीड्स आते हैं, ऑर्गेनिक सीड्स आते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीजें. तो अब लैटिन स्क्वायर डिजाइन हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे 2 एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम को, सॉरी, हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं, या हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब इसमें कैसे करते हैं? फर्टिलिटी लेवल हमने निकाल लिया, ये हो गया, है ना, x1 x2 x3 x4 x5 आपके ये हो गए. फर्टिलिटी लेवल उनको डिवाइड कर लिए हमने कि इनका फर्टिलिटी लेवल क्या है, कि किस जमीन का कौन सा. सीड डिफरेंसेस, सीड्स हमने कौन से यूज किए हैं वो. तो अब ये, इसको हम लैटिन स्क्वायर डिजाइन बोलते हैं, कि जहाँ पे ये 2 से ज्यादा आपके एक्सटर्नस वेरिएबल हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपको रिजल्ट में. तो वहां पे हम लैटिन स्क्वायर डिजाइन यूज करते हैं. ठीक है, अदर डिजाइन्स में आ जाते हैं. क्या है? डिस्क्रिप्टिव डिजाइन. डिस्क्रिप्टिव मींस डिस्क्राइब करना. तो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द फिनोमेना. यहाँ हम सिंपल सी बातें करते हैं कि भाई हमने देखा कि डिस्क्राइब करना है हमें. सिर्फ हमने 10 लैंड्स ली, उनमें कुछ फसल, क्या कहते हैं, बोई, यानी क्रॉप, हमने सीड डाले, देखे, और हमने देख लिया कि भाई ये वाला क्रॉप यूज करते हैं तो कितना आता है, कितना पैदा होता है अनाज. ये वाला करते हैं तो कितना अनाज पैदा होता है. ये वाले सीड को यूज करते हैं तो कितना होता है. तो सबकी क्वांटिटिकली, तो दिस इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द फिनोमेना. तो यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द फिनोमेना, कि भाई कितनी बार होता है. एंड देन एक्स द एक्सपीरियंस of patients suffering from
यूनाइटेड अर्थराइटिस। ठीक, अब एक ही वेरिएबल है, अर्थराइटिस है, तो एग्जांपल के एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस से जो लोग जिनको प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, है ना, अब वो उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, कितने दिन में कितनी बार पेन होता है, क्या होता है, एक्सपीरियंस आपने उनका नोट डाउन कर लिया, दैट इज डिस्क्राइब you are not finding any solution or something, you are just describing the problem. Prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women. तो आपने क्या किया, आपने ले ली प्रेग्नेंट वुमेन्स सर्टेन एरिया की, वहां से आपने उनका विटामिन डी लेवल चेक, रिपोर्ट चेक कर ली, आपको पता लग गया कितने परसेंट है। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जो 20% फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके उनको देखा गया है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, तो प्रिवेलेंस ऑफ विटामिन डी deficiency among pregnant women used to identify, describe, perception, awareness, behavior, attitude, knowledge and practice of the people। ये हमने सिंपल सी बातें की और हमने ये बोला कि भाई जो हमने देख लिया कि भाई इंडिया में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 10th हैं उनको नौकरी नहीं मिली, कितने लोग ऐसे हैं। तो डेटा आप देखते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट का डेटा आता है तो 95% लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी मिल गई, 1% ऐसे हैं जिनको नौकरी मिल गई है लेकिन उन्हें अभी ज्वाइन करना है। तो इस तरह वो डिस्क्राइब कर देते हैं। आप कोई बहुत बड़ा कोई टूल नहीं लगा रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली है तो किस वजह से नहीं मिली, मिली है तो क्यों मिली है। ऑल दोस थिंग्स यू आर नॉट डिस्कसिंग विद योर इन योर स्टडी। ठीक, तो ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। क्लियर? देन वी आर कमिंग टू एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, used to identify, explore and describe the existing phenomena and its related factor। अब मैंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अब आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर ट्राइब के लोग कैसे बिहेव करते हैं। अब आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मान लिया आपने कहीं ढूंढा कि राजस्थान के रिमोट एरिया में एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं ट्राइब रहती है और उस ट्राइब में कुछ अलग से ही नियम कानून और ट्रेडिशंस हैं। तो चलो आपके मन में आया, चलो उनके बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कि उनका बिहेवियर बाकी लोगों के बिहेवियर से कैसे डिफरेंट है। तो वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट। ये आपके दिमाग में ख्याल आया। तो अब यहाँ कोई टूल तो आपके पास है नहीं, ना आपने उस पॉपुलेशन पे कोई रिसर्च पहले की, ना किसी और ने की, तो आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या है, क्या होने वाला है, वहां पे क्या आपको मिलेगा, आपको पता नहीं है। आप कैसे असेस करो, आपको ये भी नहीं पता है। तो वहां पे एक्सप्लोरेटरी यानी एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, वो रिसर्च यूज होती है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज होती है। आप देखते हैं तो इस किस लिए यूज होती है, क्योंकि आपको वहां जाना है सिर्फ ऑब्जर्व करना कि जो चीज हो रही है क्या हो रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज। ठीक, तो अब क्या हुआ, यूज टू आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर एंड डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग फिनोमेना एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेस एमंग पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू। कि आईसीयू में जैसे एग्जांपल के तौर पे जो लोग हैं उनको स्लीप में प्रॉब्लम होती है, तो क्यों प्रॉब्लम होती है आप जाके सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो फिनोमेना हो रहा है वो क्या हो रहा है आप उसको सिंपल सा डिस्क्राइब कर देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आया समझ में ये बात? जी सर। ठीक, तो एक्सप्लोरेटरी हो गया। कंपैरेटिव डिजाइन यहाँ नहीं की जहां पे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग टू और मोर सैंपल ऑफ द सब्जेक्ट, वन और मोर वेरिएबल्स, यानी एक से ज्यादा ग्रुप, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, नॉलेज, परसेप्शन एंड एटीट्यूड को आप असेस कर सकते हैं। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स किसी भी तरह के हो आप कर सकते हैं।
An example KP on vitamin D among antenatal mothers. तो अब हम एग्जाम्पल साइकोलॉजी का कुछ ले लेते हैं कि क्या कंपैरेटिव का क्या फर्क पड़ गया कि आपने देखा कि एक फैक्ट जो हमें पता है, मान लिया हमें डिप्रेशन के पेशेंट्स पे कुछ रिसर्च करनी है, ठीक। तो अब डिप्रेशन क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है नहीं पता है, आई डोंट नो, आपने क्लिनिकल में शायद थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा होगा, अगर आपको पढ़ाया गया तो क्या है कि डिप्रेशन क्या होता है, ये थायराइड की वजह से होता है। पता है किसी को ये बात? से भी हो सकता है डिप्रेसिव सिम्टम्स, अगर थायराइड का ज्यादा हो या कम हो, क्या हो तब डिप्रेशन हो सकता है, बताओ, पता है किसी को? हाँ, एक कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड का लेवल कम होना। जिनका थायराइड का लेवल कम होगा उनको डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखेंगे। और जिनका ज्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, उनमें एंजाइटी होने का चांसेस होता है, ठीक। तो सपोज हमें स्टडी करनी है कि हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल में हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को थायराइड है या नहीं है और उनके सिम्टम्स को कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब क्या करना है हमें, जैसे इसमें कैप ऑन विटामिन डी एमंग एंटीनेटल मदर्स ये था, तो हमें देखना है कि भाई जो हमारे पेशेंट्स हैं 18 to 45 इयर्स वाले, यानी एडल्ट पेशेंट्स हैं, उनमें डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनमें कितने में थायराइड कम है, कितने में ज्यादा है, वो हमें चेक करना है, हमें कंपेयर करना है ना कि भाई जो जिनका हाइपोथायरॉयडिज्म है या जिनका कम है, या हमने ऐसे ले लिया, डिप्रेशन भी नहीं लिया, हमने किसी हॉस्पिटल से ले लिया, जो थायराइड वाले लोग हैं जिनका थायराइड ज्यादा है जिनका थायराइड कम है, वो दो ग्रुप ले लिए, दोनों का डिप्रेशन असेस कर लिया और हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया कि इन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक। तो हमें पता लग जाएगा कि इन दो ग्रुप्स में क्या डिफरेंसेस हैं थायराइड की, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, दो ग्रुप्स को कंपेयर कर लिया, इसको कंपैरेटिव डिजाइन हम लोग बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज। कोहॉर्ट क्या होता है, पढ़ा है कभी? व्हाट इज कोहॉर्ट? नो सर। कोहॉर्ट एक वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं स्टडीज में। कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, एक तरीके का, है ना। तो बीइंग इंक्वायरी हियर एंड वर्क फॉरवर्ड। तो अब प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वर्ड प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ, एनीबॉडी? सर जनरली एक ऐसा ग्रुप हो जा रहा है जो सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहा है, हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को टारगेट कर रहे हैं तो उसे ग्रुप के बारे में ये कहा गया है। नहीं, मुझे वो नहीं जानना है, मुझे जानना है कि भाई प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव का नहीं, प्रोस्पेक्टिव का ये दो चीजें होता है, दो चीजें होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ, मैंने हिंट भी दिया। Sir, something that is in future will happen in future. Yes, right. तो retrospective का मतलब हुआ In the past, when we look back at something that has happened. हाँ, तो अब प्रोस्पेक्टिव का मतलब समझ में आ गया कि फ्यूचर में क्या। तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। तो अब क्या होगा, इंक्वायरी आप शुरू करते हो आज और आउटकम मिलते हैं आपको बाद में, ठीक। तो अब इंक्वायरी यहां शुरू हुई, रिजल्ट यहां पे आया, तो यानी फ्यूचर में मिला आपको। तो क्या है, अब इसको आप, तो इसको हम प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट का मतलब है सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप। मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और पुनीत आपके पास जाएगा ये होमवर्क कि कोहॉर्ट क्या होता है, वो आपको पढ़ के आना है और बताना है। 1 मिनट का काम है। तो पॉपुलेशन ये है, ठीक। पॉपुलेशन से हमने ये सैंपल लिया विदाउट डिसीज, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, डिसीजेस नहीं है।
some have the factor C, some do not, है ना, तो वो CD आपका हो गए। अब क्या हुआ कि अब इन लोगों को मतलब some have factor C, फैक्टर सी क्या मतलब कंडीशंस हो सकती है, किसी की फैमिली में डायबिटीज चल रहा है, कुछ चल रहा है, एनीवन सब एक सर्टेन लाइफ स्टाइल है, जो भी है। अब एक टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद इसको हुआ, इसमें से 2 लोग मिल गए हमें, एक को डिसीज हो गई, एक को डिसीज नहीं हुई। इसमें से एक को डिसीज हो गई, एक को डिसीज नहीं हुई। इनके फैमिली में ब्लड शुगर चल रहा था, कुछ को शुगर हो गया, इन सबकी फैमिली में कुछ को शुगर नहीं हुआ, कुछ को बीपी हो गया, कुछ को बीपी नहीं हुआ, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। आया समझ में? पॉपुलेशन हमने कैसे सिलेक्ट की, पॉपुलेशन से सैंपल कैसे सिलेक्ट किया, जब उनको डिसीज नहीं थी, और जब डिसीज नहीं थी तब हमने सेलेक्ट किया और वेट किया कि क्या उनको, ये बेसिकली इनको लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आप बोल सकते हैं इनको होती है। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, मैं बता चुका हूं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अनिल आप करके आओगे और 2 मिनट में बताओगे क्लास से। ठीक है अनिल जी, सुन रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो आप करके आएंगे क्या होता है वो, है ना, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल। स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू रिलेटिव रिस्क आर इक्वल टू डिवाइडेड बाय बी एंड डी। तो अब रिलेटिव रिस्क क्या है? रिलेटिव रिस्क मतलब कि इसमें ज्यादा चांसेस हैं, अगर फैमिली में चल रहा है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में तो ज्यादा चांसेस हैं, एंड डिवाइडेड बाय बी एंड डी इक्वल टू डिवाइडेड बाय बी एंड डी। रिलेटिव रिस्क मतलब इनमें ज्यादा है या इनमें ज्यादा है चांसेस, ये हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी डिसीज ज्यादा हुई। ठीक, तो ग्रुप्स हमने आए, तो इसको पर्सपेक्टिव कोहार्ट, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है जिनको डिसीज होने के चांसेस हैं विद सर्टेन फैक्टर्स, सो उसको हम कोहार्ट बोलते हैं। ठीक, तो दिस शोज दैट रेशियो ऑफ इंक्लाइन टू एक्सपोज कंपेयर टू नॉन एक्सपोज्ड। हाँ, अनिल का माइक ऑन हुआ है। मैं ये कह रहा सर, इसमें पहले डिसीज तो विदाउट डिसीज की है ना सर, पहले तो ये बाद में डिसीज होती है इनको। हाँ, बाद में होती है। मान लिया कि आपको स्टडी करना है, आपने 100 बच्चों को ले लिया, अब आप जिनकी फैमिली में सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी, हमारे डिप्रेशन की हिस्ट्री थी, अब आपने उनको स्टडी करते रहे 25 साल के एज में पता चला उसमें से 10 बच्चों को डिप्रेशन हो गया, 10 को नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका वो ग्रुप बन गया, 10 लोगों का जो ग्रुप बन गया जिनको डिप्रेशन हुआ, और 10 वो जिनको डिप्रेशन नहीं हुआ। तो ऐसे हम डिसाइड करते। ओके ठीक है ना। तो जी जी जी, तो ये चीजें आया समझ में? तनिका आपको समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? yes, sir. ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव इसका उल्टा हो जाएगा, हम यहां से यहां की तरफ चलेंगे, हम इंक्वायरी यहां से शुरू करेंगे कि भाई आपके पास जैसे पेशेंट आता है तो आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो ना, आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं जब आपके पास आता है, तो आप पूछते हैं आपकी फैमिली में कोई तो नहीं हुआ, आपको कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें लोग पास्ट हिस्ट्री। तो वो रेट्रोस्पेक्टिव है कि आपने क्या, आपके पास पॉपुलेशन है, यहाँ पे डिप्रेशन के कुछ केसेस हैं, यहाँ पे डिप्रेशन के कुछ को डिप्रेशन नहीं हुआ है, वो आपने लिया, आपने पूरी हिस्ट्री उनकी रिव्यू की और आपने पाया कि भाई इनकी फैमिली में ये चल रहा था, इनकी फैमिली में ये नहीं था। समझ में आ गया रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? इसका अपोजिट है सर ये शायद। बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो बिल्कुल वैसे ही है कि आपने जो हम कर रहे हैं ना, ऐसे समझो इसको कि रेट्रोस्पेक्टिव और वो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, हमने एक ग्रुप लिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 जिसमें डिप्रेशन के पेशेंट है, और ग्रुप 2 जिसमें कंट्रोल ग्रुप है, जिसमें कोई किसी को डिप्रेशन नहीं है, है ना। अब इन दोनों के स्कोर्स को हमने कंपेयर कर दिया, तो क्या क्या हुआ भाई, इनको तो ऑलरेडी डिसीज हो सकी है डिप्रेशन वालों को, इनको नहीं हुई है, इनके हम क्या कहते हैं स्टडी कर लेते हैं। तो इस यही आपका रेट्रोस्पेक्टिव का केस कंट्रोल स्टडी है कि आप आज से शुरू कर रहे हैं और पीछे हिस्ट्री में जा रहे हैं। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। डेवलपमेंटल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, देखो आ गया, मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे ब्रीफली मैं फटाफट बता देता हूँ। क्रॉस सेक्शनल, मान लिया कि आपको आईक्यू में और एकेडमिक अचीवमेंट में, बार बार एक ही चीज इसलिए लेता हूँ जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आपने असेस करना है कि आईक्यू और अचीवमेंट पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, क्या किसी का अचीवमेंट आईक्यू पे डिपेंडेंट होता है क्या? ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि हमने देखना है कि 5 साल के बच्चे का जो आईक्यू और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या रिलेशन है, 6 साल के बच्चे का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 5 से 10 साल के हमें इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एक तो तरीका ये है कि हम 10 बच्चे लेते हैं, उनको 5 साल में स्टडी करते हैं उनके आईक्यू को और अचीवमेंट को, फिर 6ठे साल में उनको स्टडी करते हैं, फिर 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, ग्रुप एक ही है। This is a longitudinal. You are waiting for next 5 years, and every year you are assessing the child's IQ and academic achievement. So this is a longitudinal, longitudinal मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली, यानी 5 साल ये स्टडी चली आपकी। दूसरा तरीका क्रॉस सेक्शनल है इसी रिसर्च को करने का। क्या? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे लिए आपने, कितने? 10 का ग्रुप ये, 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 इनका आईक्यू और अचीवमेंट, आईक्यू एंड अचीवमेंट का रिलेशनशिप निकाल लिया सेम एज ग्रुप के बच्चे का आपने लेके। क्या हुआ? आज की डेट में अलग अलग, उसमें 10 का एक ही ग्रुप था, हर एक साल पे आप कर रहे थे। यहाँ पे 10 के ये 5 ग्रुप हैं, 5-6 ग्रुप हैं जिनका असेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस एज में कितना रिलेशनशिप आ रहा है, कोरिलेशन इसमें इतना आ रहा है। ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें कम टाइम लगता है। लॉन्गिट्यूडिनल से लॉन्गर पीरियड स्टडी। ठीक है, क्लियर है? तनिका आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, रीजन बीइंग आप पहले की क्लासेस में नहीं थे। यस सर, क्लियर है। हाँ, देन अदर टाइप ऑफ ट्रेल्स, पायलट स्टडी एंड फिजिबिलिटी स्टडी, रन बिफोर द बड़ी स्टडीज करते हैं तो उससे पहले छोटी भी स्टडीज को हम कर लेते हैं कम सैंपल पे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई किस तरह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको हम पायलट स्टडी। मान लिया कि आपको 1000 के सैंपल पे करना है तो पहले आपने 10 के सैंपल को ले लिया, उस पर वो अपनी स्टडी करके देखी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे कर सॉल्व कर सकते हैं, क्या चेंजेस करने हैं, सो दैट यू गेट टू नो। स्क्रीनिंग ट्रेट्स, अब स्क्रीनिंग टेस्ट स्टडी क्या होती है कि भाई किसी को डिप्रेशन है या इसमें सर्वाइवल कैंसर का दिया हुआ है, जैसे आपको स्क्रीनिंग ट्रेल्स में क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपने स्क्रीन कर लिए कि भाई डिप्रेशन होने के किसको चांसेस हैं, 10 क्वेश्चन हैं, पूछें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आपको पता लग गया। प्रिवेंशन ट्रेल्स, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन ट्रेल्स कि आपने क्या कहते हैं उनको जो जिनकी फैमिलीज में है या नहीं है डिप्रेशन होने के चांसेस है, कोई भी बीमारी, जैसे इसमें ब्रेस्ट कैंसर का दिया हुआ है तो कहीं होने के चांसेस तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो आप उन पे नजर रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या चांसेस हैं, कुछ इस तरह का उनको एजुकेट करते हैं। ट्रेल लुकिंग टू कॉज द पैटर्न ऑफ द डिसीज कि भाई जो डिसीज है उसका पैटर्न क्या है वो आप चेक करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज मतलब केसेस, सिंगल केस आप ले रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि एक ही केस में कितनी डिटेलिंग में आपका केस स्टडीज में यही करते हैं कि कितना डिटेल में एक एक एस्पेक्ट्स को उसके समझते हैं। सीक्वेंशियल ट्रेल मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग है, इस सीक्वेंस में आप उनको चेक करते रहते हैं पीरियोडिकली फॉर सर्टेन थिंग्स जो भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो दीज वर द फ्यू लाइक रिसर्च डिजाइंस जो हमने आज डिस्कस की।